अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए। हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है कि नताइज के बाद अब हुकूमत साजी के मराहिल कौन तय कर रहा है, कैसे तय कर रहा है, कौन सी हुकूमत जो है, कौन सी जमात सियासी इस हुकूमत को अपने हिस्से में समेटती नज़र आएगी। वैसे वफाक की गवर्नमेंट तो कोई भी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन पंजाब की, KP के, बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियों के अंदर अक्सरियत वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। वफाक की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन हर कोई ये चाह रहा है कि सूबे की गवर्नमेंट मिले और वहाँ वो डिलीवर करे। लेकिन इस मुश्किल हालात के अंदर कारोबारी अफराद, इकोनॉमिस्ट और ख़ास तौर पर ख़ुद सियासतदान भी चाहते क्या हैं। पार्टियों की वाबस्तगी और पार्टियों के लेवल पे कुछ और होता है, लेकिन अगर शहर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ सियासतदानों को प्रोग्राम में लेंगे और साथ माहिर मईशत को लेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। कि यकीनन हालात बहुत ख़तरनाक हैं जहाँ ऐसे दिखाए जा रहे हैं। अगर ख़तरनाक हैं तो फिर आगे क्या कोई अच्छी खबर है, क्योंकि आवाम को तमाम उम्मीदें आने वाली गवर्नमेंट से होती हैं, वो किसी भी पार्टी की हो, अक्सरियत जिसकी भी हो, कोई कुलैयन हो या कोई सादा अक्सरियत के साथ हो। सब कुछ प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में अगर सबसे पहले हम बात करें तो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरफ यही सुनने को मिला। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर सियासतदानों के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को लिया, लेकिन आज हम इकोनॉमिस्ट को ले रहे हैं। अहमद शेख साहब मौजूद हैं। अहमद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बात आज इकॉनमी पे इसलिए करनी है क्योंकि चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हुई, जो हम बारहा मुतालबा कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट बात कर रहे थे, बिजनेसमैन बात कर रहे थे, अब वो बाकायदा सियासतदानों के मुंह में भी आई है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इकट्ठा हुआ जाए। क्योंकि सबको मालूम है कि इतनी कमज़ोर इकॉनमी को बचाने के लिए किसी एक को नहीं बल्कि सबको मिल बैठना होगा। अहमद भाई से आगाज़ में ज़रा तफसील में पूछते हैं, आप इस वक्त जो प्रोडिक्शन हैं, जो अदाद शुमार हैं, वो चल के रहे हैं, ख़तरनाक ये सच्चाई पे मबनी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। आने वाले महीने कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। पाकिस्तान का डेफिसिट कितना है, कितने कर्जे देने वाले हैं, गर्दिशी सूरत हाल क्या है, वो सारा तफसीलन पहले आगाह कर दें। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम और बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट लेके आते हैं और हमेशा ही पाकिस्तान के असली मसाइल की जो बुनियाद है उसको डिस्कस करने और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो मईशत है उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो कि बाकी दुनिया के साथ थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा वीक है। जब सिस्टम वीक होता है तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी को। अब जैसे कि मैं कुछ अदादो शुमार शेयर करता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने थोड़े पीरियड में कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। जैसे कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी तकरीबन सर्विसेज प्लस गुड्स दोनों मिला के 39.2 अरब डॉलर। तो जब वो एक साल के बाद हमने देखा तो वो 32 अरब डॉलर तक रह गई। इसी तरह इम्पोर्ट खैर ड्रॉप की, उन्होंने आर्टिफिशली कर्टेल की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई। हमारे रिज़र्व 17 अरब डॉलर से ड्रॉप हुए और हमने बीच में कई बार ऐसा भी टाइम सुना कि 5 अरब डॉलर रह गए हैं, 6 अरब डॉलर रह गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ? सब कुछ तो वही चल रहा था, इंडस्ट्री वही चल रही थी, लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। शरह सूद हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 22% पे पहुँच चुकी है। और इसी तरह रिज़र्व्स अभी भी हमारे 12-13 अरब डॉलर से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। हालांकि IMF की कुछ कंडीशंस होती हैं कि इंपोर्ट का कोई 1.5 महीने का जो कवर है ना, वो आपने रखना है, और वो हमारे पास अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिस वजह से हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आती है। एकदम से अच्छी साइड पे चले जाते हैं, एकदम से बहुत बुरी साइड पे चले जाते हैं। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों का ज़्यादा प्रॉब्लम है, दबाव भी ज़्यादा है। पाकिस्तान ने 2025 तक तकरीबन 73 अरब डॉलर वापस करना है। अब उसके लिए इन्होंने कुछ पिछले दिनों खुशखबरियाँ सुनानी शुरू की थी कि 16 अरब डॉलर का जी रोल बैक हो जाएगा, फिर 7-8 अरब डॉलर है जी और उसमें भी हम डील कर रहे हैं, तो बकाया रह जाएगा जी 40-50 अरब डॉलर। जितना भी रोल ओवर कर लें, लेकिन है तो देना तो है ना, रीस्केड्यूल करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन वापस तो देना है। अब पाकिस्तान की जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए का है, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन रुपीज़। तो उसका जो 84% पोर्शन है, आप परेशान हो जाएंगे। 84% कर्ज़ों की सूरत में, शरह सूद की सूरत में वापस करना है। सिर्फ 16% का हिस्सा है जिसमें से पूरे मुल्क के मामलात चलाने हैं, जिसमें ये सड़कें भी बनेंगी, जिसमें सेहत के मामलात भी होंगे। मतलब आपका 16,000 अरब रुपया वो होगा पूरे मुल्क को चलाने के लिए। 84,000 अरब रुपया होगा तकरीबन मुल्क को खूह खाते, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है, पिछले 1.5-2 साल में पूरे पाकिस्तान का जो पिछला सर्कुलर डेट था उसका 40 से 45% सिर्फ 2 साल में लिया गया।
74 साल का सर्कुलर डेट ये वो अलग, और ये 2 साल का गर्दशी कर्जा जो है वो अलग। तो इतने भारी कर्जे लेके भी कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया हो। आपकी जो महंगाई की शरह है वो अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले तकरीबन 11-12% के करीब थी, 28 से 32% के करीब चले गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर इस पर एक चीज़ पे ये मुत्तफिक भी हों सारे कि दोबारा हम कभी भी किसी गवर्नमेंट को, चलती गवर्नमेंट को इस तरह से डीरेल नहीं करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये पाकिस्तान की मईशत और ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आने वाले आपने बड़ी तफसील से बाकी चीज़ें बता दी हैं। वो जो 74 अरब डॉलर देने हैं वो एक बहुत बड़ा चैप्टर मौजूद है हमारे पास, जो कि एक भयानक ख्वाब है। आपको लग क्या रहा है, क्या यही वजह है कि कोई भी वफाकी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, सारे सूबों में एडजस्ट होने को फिर रहे हैं? लेकिन कुछ एक खुशखबरी किसी दोस्त ने बताई कि अच्छी चीज़ ये भी है कि 30 साल जो एक मंसूबा बेनज़ीर भुट्टो ने रेंटल पावर्स के साथ किया था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जहाँ इजाफा करना पड़ेगा वहाँ से हमें कोई ना कुछ कुशन मिल जाएगा, जहाँ आवाम को कुछ सुख का सांस मिल सकेगा एज़ कम्पेयर टू जो वज़न एकदम से पड़ना है। जी, ये जो बिजली के मामलात हैं, अब बेशक वो पिछला 30 साल मंसूबा ख़त्म हो जाएगा फिर नया आ जाएगा। ये बहुत मजबूत लोग होते हैं। पावर आपकी IPPs में अगर आप चेक करें, तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों के फाइनेंसर हैं। तो वो दोबारा एक और मंसूबा बना लेंगे जिसमें दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए। तो मेरा ख्याल है अभी उसको कहना कबल वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल इकॉनमी भी है वो भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली साइड पे जा रही है। जैसे UK है, हम पाकिस्तान उसको तकरीबन साल का 2.10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और ये एक बड़ा रीज़नेबल पोर्शन है टोटल 32-33 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में से। तो वो जो UK की इकॉनमी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम डिप्रेशन फेज़ में है, ये इकॉनमी अब हमारी जो है बुरी साइड पे चल रही है। तो ये बड़ी इकॉनमी है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड होती है, तो बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरफ से भी ऐसी चीज़ें या न्यूज़ ऑफिशियल आ सकती हैं। मैं अभी आपके साथ भी, हम भी रोड पे अगर चले जाएं तो रोड पे हर शख्स यही कहेगा जी जिसके पास मैंडेट है उसको दें, वो जिसके पास है वो भी नहीं लेना चाह रहे, जिनके पास नहीं है वो भी नहीं लेना चाह रहे, या जो मिल के बन रहे हैं वो भी नहीं लेना चाह रहे। और हर कोई इस हद तक खौफ के अंदर मुब्तला नज़र आ रहा है कि क्या यकीनन तौर पे कहीं कोई भी पॉजिटिव साइंस नहीं है कि जो आए वो संजीदगी से अगर काम करना शुरू करे तो पाकिस्तान के पास चॉइसेस मौजूद हैं कि हम अपने कौम पे खड़ा हो सकते हैं? जी बिलाल साहब, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वैसे मतलब मैं बहुत कम ही तनकीद करता हूँ, लेकिन ये है कि इदारों पे भी तनकीद की जा सकती है अगर वो मुस्बत हो। आप किसी को वो डीफेम नहीं कर सकते, तो किसी फ़ैसले पे हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो एक सियासी जमात का बैलेट वो साइन जो है वो छीन के या उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन फ़ैसला जो कि हो सकता था, उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। वो देना भी था तो इलेक्शन से कम से कम 1 महीना पहले होता, तो उसमें यह था कि पार्टी, एक पूरी की पूरी पार्टी जिसके करोड़ों लोग जो उसके साथ अटैच हों, वो बाहर नहीं होते। अब एक पॉलिटिकल चाउस क्रिएट हो गया कि इंडिपेंडेंट है, वही ज़मीर फरोशी की मंडी लग रही है, वही बार बार हर रोज़ एक नई, वो भी वैसी लगी थी ना। मैं वही बताने लगा हूँ कि अब रोज़ कोई ना कोई नई खबर आती जाती है। वजह यही है कि जब आपने अनसर्टेनिटी ज़्यादा हुई, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। अब ये है कि जाहिर है जब हो चुकी है तो अब लोग क्यों नहीं लेना चाह रहे, उसकी वजह ये माशी मसाइल नहीं है, माशी मसाइल की इनको कोई फिक्र नहीं है। ये बातें जो है ना सब मजाक ही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें तो अगर गवर्नमेंट आती है कि आपको सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा इनपुट देना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली इसलिए घबरा रहे हैं कि किसी के पास भी एक अच्छी रीज़नेबल मेजॉरिटी नहीं है, तो वो कहते हैं कि बहुत कंप्रोमाइज गवर्नमेंट होगी जिसमें दूसरी पार्टियों अपना वो नहीं शो करेंगी कि जिम्मेदारी नहीं लेंगी किसी मसाइल की, लेकिन जो मेन पार्टी आएगी उस पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये वजह। गवर्नमेंट में आगे चलते हैं तो आपको लगता है नहीं इस वक्त पाकिस्तान में जो ब्लैक मार्केट है उसको वाइट के अंदर ढालने के लिए बहुत सारी इमरजेंसी स्कीम्स चाहिए, जहाँ डॉलर्स के लिए चाहिए, जहाँ ब्लैक मनी दीगर के लिए चाहिए, जहाँ प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए, ताकि लोग अपना ब्लैक मनी, इस वक्त मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर पैसा पकड़ के बैठा हुआ है लेकिन उसको मंडी के अंदर कोई भी ऐसी फ्रूटफुल प्लेस नज़र नहीं आ रही। तो साजगार माहौल बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर सब मिल बैठे ताकि पैसा आए, सारे बाद में सियासत करते रहे लेकिन मुल्क के लिए एक नेशनल कॉज के ऊपर तो इकट्ठा हो जाए।
जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, होना भी चाहिए, लेकिन बात ये है कि ये जो होती हैं एमनेस्टीज़, उसमें अब आईएमएफ का रोल पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। माजी में शायद इतना नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कर्ज़ों की अमाउंट बढ़ती जा रही है, अदायगी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शराइत बढ़ती जा रही है। एक तो वो आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एमनेस्टी भी अगर आप देंगे, सपोज़ आप प्रॉपर्टी के लिए या रियल एस्टेट के लिए एमनेस्टी देते हैं, तो जाहिर है उसके लिए कारोबार का चलना या हालात उस तरह से होना भी ज़रूरी है कि लोग इन्वेस्ट उसमें करना चाहें और फिर कहें जी कि ठीक है, वाइट भी हो जाएगा प्लस प्रॉफिट भी आएगा। तो इसके लिए कुछ ये ना होना यहाँ से एमएसटी करा के वाइट करें फिर एफबीआर आ जाए। Exactly। अभी भी देखें बहुत सारे लोगों ने एमएसटियाँ करवाई हैं, जो दूसरी जमात में बैठे वहाँ एफबीआर के नोटिस आ गए हैं, ये पैसे आपने कहाँ लिए। गुज़िश्ता रोज़ ही एक मेंबर सूबाई असम्बली थे, वो कह रहे हैं मुझे 38 लाख का लेटर आ गया। मैंने कहा इनमें से कुछ मुझे भी दे दें, बाकी जुर्माने में काट लें, मैंने तो देखे भी नहीं इतने पैसे। नहीं, बेसिकली जो एफबीआर है ना, वो मसला उसका कुछ और है। वो बस ना अपने हिसाब से उन्होंने कुछ रैंडम रखा होता है कि एक तो बैलेटिंग करके वो नोटिस इशू कर देते हैं, दूसरा उन्होंने वैसे भी सोचा होता है हर 4-5 साल के बाद किसी एक बंदे को ना नोटिस इशू करके तो उसमें पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड लेना होता है, ताकि कुछ ना कुछ रिकवरी करके अपने टारगेट शो कर सकें कि हमने 10,000 का टारगेट मिला था, हमने जी 11,000-12,000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा कर दिया टैक्सों की मद में। तो ये इसी तरह से टारगेट पूरे होते हैं। तो ये एफबीआर को गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाने हैं जिसमें ये चीज़ कंडीशन होगी कि बिला वजह बिज़नेस कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटी को हमने बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के नोटिस इशू नहीं करना। नोटिस इशू नहीं करने। एम एस शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें हमारे सामने रखी। मसाइल वही हैं कि इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए अदारे अपना किरदार अदा करें। वो तारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना नहीं जाने का मेरा इशारा कर रहा, मैं एफबीआर, एक्साइज और ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो लोगों को खुद चोर रास्ता दिखाते हैं। और एक पॉकेट है जो चोरी की, वो पॉकेट तो नहीं है बल्कि मैं ये कहूँगा वो तो अब कुआं बन चुका है, बल्कि पॉकेट तो वो है जो देने वाले हैं। बहुत छोटी स्पेस उनकी रह गई है, उनको ही स्क्वीज़ आउट किया जाता है, ज़्यादा दबाया जाता है, ज़्यादा पिस किया जाता है कि वो ज़्यादा पैसे उनसे निकलवाए जाएँ। तो टैक्स गुजारी की एक जो शरह है वो कम होती जा रही है और टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा रुझान है जो बढ़ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीसी मेंबर हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। आज कारोबार के हिसाब से साथ साथ थोड़ा सियासत पे ज़्यादा गुफ्तगू करनी है कि इस वक्त जो सेटअप चल रहा है, गवर्नमेंट लेने को दिल तो सबका होगा लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिराजुल हक साहब ने भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। आप खुद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, नए अमीर का इंतखाब भी होना है। जमात इस्लामी ने पहली बार इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से इल्हाक के बगैर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। नताइज आप कैसे देखते हैं और क्या इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कैसे देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा हो रही हैं। एक ऑफिसर फैसलाबाद से जाके रावलपिंडी में, बहुत उनकी उम्र यहाँ फैसलाबाद गुजरी, बहुत ही एक जो सूरत हाल है सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन होने वाले इलेक्शंस के ऊपर खड़े कर दिए गए, धुंधले बादल खड़े कर दिए गए हैं, छा चुके हैं, उस पर सारे अब क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। इस इलेक्शंस को पता नहीं अब किस नज़र से देखा जाएगा। पीटीआई SIC के नाम से अब जानी जाएगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। वो भी फैसलाबाद की जमात अब बन गई है और फैसलाबाद से चेयरमैन है। पूरे सिनेरियो को देखते कैसे हैं और आप कैसे भांप रहे हैं? आने वाले दिन किससे हद तक इम्पोर्टेंट होंगे? देखें बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम मौजू है आज आपने जो इंतखाब किया जिसका। देखें ये जो पाकिस्तान के हालात 76 साल में पहुंच गए हैं, अगर इसको गहराई में जाके हम देखें तो इसका आप किसको बोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी उतनी ही ज़िम्मेदार है जितने सियासतदान हैं। ब्यूरोक्रेसी को आपने सिविल सर्वेंट रहने नहीं दिया, वो आपने अपने ज़ाती मुलाज़म बना लिए हैं। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, ये अब खुली बातें हैं। ये कोई ऐसी हिडन चीज़ें रह नहीं गई, ज़बानें ज़द-ए-आम हो गई हैं। और सोशल मीडिया ने और IT के इस दौर में आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, एक ही TV चैनल था, आप उसको कंट्रोल कर लेते थे। अब तो हर बंदे के पास TV है, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में है, तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन अब तमाम लोगों को जो आलाकार बनते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, जो आलाकार बनाते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान किधर है। अब चंद लोगों की तरक्की का नाम पाकिस्तान नहीं है। आप देखें 76 साल में हम खड़े कहाँ पे हैं। ये नो डाउट आप सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर सोचें कि आखिर ये पाकिस्तान
उन अकाबरीन ने कितनी मेहनत, कितने अजीम लोग थे जिन्होंने हमें ये मुल्क लेके दिया, और कितने, अब मैंने क्या कहूँ कि ये जो लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, यकीन माने ना इनके पास विजन है, ना सोच है, ना पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी है। ये तो नेशनलिज्म भी इनके अंदर नहीं है कि कोई हो ना कि मैं कहूँ नेशनल हूँ, वो भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं और इनमें सब लोग मुलव्वस हैं। असल बात यह है कि जो कोई कहता है ना जी, वो सिर्फ ये कहता है कि आप मेरे ऊपर हाथ रखें, मुझे अपनी छतर छाँव में लेके जाएं। अब 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल जो है वो इतना तारीक हो चुका है, इसीलिए आप देख लें ये गवर्नमेंट को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मईशत के ऊपर बात वैसे नहीं हो रही, जो असल हमारे मसाइल हैं वैसे तो अभी हमें मुआहदों के अंदर नजर आएगी, मिसाल के मईशत पे इकट्ठे हो जाएं, ये हो जाएं, लेकिन इलेक्शन दौरान भी एक दूसरे की किरदार कशी, गालम गलोच और करैक्टर असैसिनेशन इतना हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फरवरी 2022 से पिछला अपना चैप्टर खोलने के लिए तैयार नहीं थे। जो उन्होंने किया, जो कारकर्दगी थी, नून लीग 16 माह को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी काम इन्होंने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इसलिए सारे एक ऐसा जो असल अवामी मसाइल थे, अवामी इशूज़ थे, वो कहीं एड्रेस होते नजर नहीं आए। मैंने आपको पहले कहा कि ना इनकी सोच है, ना विजन है, ना ये सियासी लीडर है। ये तो बौने लोग हैं जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनके काबरीन, उनके साथी थे, उनके सामने तो ये बौने हैं। मैं आप एक गांव से तल्लक रखते हैं, ये शहर के नज़दीक ही 208 चक, मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे बताएं, बरादरी में या गांव में कोई किसी को एक बार गाली निकाल दे तो सारी ज़िंदगी बंदा उसको बुलाता नहीं है कि इसने मुझे सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे हमला किया और मेरी माँ बहन को गाली दे दी। आप देखते नहीं है कितने बेशर्म लोग हैं। इतनी गालियाँ, इतनी करैक्टर असैसिनेशन एक करने के बाद फिर जब जपियाँ डालते हैं यार, तो ये कौम को कौम का मिजाज क्यों नहीं बेहतर हुआ? ये करैक्टर बिल्डिंग किसने करनी थी? ये कहते हैं ना जी कि हमारी कौम ऐसे या चोर है, ये एक इलेक्ट्रिशियन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, एक प्लम्बर पे लगाते हैं, एक सब्ज़ी वाले रेडी वाले पे वो कम तोलता है। वो आपको देखता है, अपने लीडर्स को देखता है कि मेरे लीडर्स जो हैं वो कौन है। तो अब ये ना मुसलमान सही तरीके से हैं, ना ये पाकिस्तानी है, ना ये इंसान है। तीनों चीज़ों की इनके अंदर कोई आपको ना क्वालिटी नज़र नहीं आई। वो ऐसे नंबर 1 बीएंगे मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया, कितना करदार बुलंद किया, कितनी सफाक कौम थी जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने उनका करैक्टर कैसे बना दिया कि वो लोग जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे, उनके लिए अपनी चादरें बिछाने लग गए। ये है मेरे नबी का किरदार। और उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं अमल होता? आप कर लें अमल, दूसरे दिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलें सियासत की तरफ। केपीके के अंदर आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आई, लेकिन आप लोगों ने वो कहते हैं ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो लफ्ज़ है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जगह नहीं दी। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, कल उनका इत्तेहाद हो गया। इलेक्शन से पहले गालम गलोच, बल्कि गालम गलोच छोटा लफ्ज़ है कि जो पीटीआई छोड़ चुके थे या जिन्होंने 9 मई के बाद एक ऐसे भयानक वाक़े बाद उनसे किनाराकशी इख्तियार की, वो बुरे थे। लेकिन उनके साथ क्योंकि अब पार्टी की ज़रूरत थी तो उनके साथ चले गए, क्योंकि आप लोगों को तो जगह नहीं दी। आखिर वजूहात क्या बनी? जमात इस्लामी क्यों नहीं जगह देने के लिए? चूँकि आप सीसी के मेंबर हैं। मैं इसलिए अब चूँकि इनका एग्रीमेंट हो गया तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। वो कहते थे कि हम आपसे इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन हरफ़े आखिर जो होगा खान साहब का होगा। खान साहब राइट कहें, रॉन्ग कहें, ए कहें, बी कहें, आपने मुदाखलत नहीं करनी। जमात इस्लामी बी टीम बनेगी? बी टीम भी नहीं, कुछ टीम भी नहीं होगी, सिर्फ आपका लोगो इस्तेमाल करेंगे, नाम इस्तेमाल। हमारे जो हमारी टीम थी जो उन्होंने, और ख़ास करके हमारी शूरा जो है, उसने कहा जी ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे नाम पे, जब देखें लोगों ने उस जमात में शामिल हो जाना, फिर वो पाबंद होंगे उस मैनिफेस्टो के, वो दयानतदारी, वो सारा कुछ वो कंट्रोल हो जाने थे। इन्होंने कहा जी आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होंगे, बस आपकी होगी, ड्राइविंग हमारी होगी। इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं हो सका। ये पूरी कौम को अभी तक पता नहीं चला कि हमारे साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। अब जिनके साथ एग्रीमेंट है उन्होंने कहा जी आप स्याह करें, सफ़ेदी करें, आप जो मर्ज़ी करें, हम आपके सामने, हमें तो आपने खुद सीट दी है तो हम आपके साथ सरे तस्लीम खम रखेंगे। जो आप करें, चेयरमैन साहब करें या उनके साथी जो करें, ये है।
फिर वो कुछ लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े हलकों से लोग खड़े थे, अब आपको तो शर्फ़ फजीलत होगी कि आप जिसके मद्दे मुकाबिल थे वो उस पार्टी का चेयरमैन है जो पार्टी पार्लियामेंट में लीड करेगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, साहिबजादा हामिद रज़ा। नहीं देखिए, एक बात यह है कि मैं फैसलाबाद के लिए मैं इसे एजाज़ समझूंगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात बन के वो लीड करेंगे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं उनका वेल विशर हूँ, हमारे साथी रहे हैं, हम सब ने मिल के इकट्ठे पॉलिटिक्स की है, तो ये मेरे लिए एक लेकिन उनके लिए टारगेट होगा कि शहर को कुछ मिले। अब मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। अब देखें, शहर की ये हालत है कि शहर में फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और यहाँ से एक भी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो कहीं नहीं जाती। आपने कराची जाना आप लाहौर जाएंगे, आपने कोयटा जाना आप लाहौर जाएंगे, आपने पेशावर जाना आप लाहौर। यानी ये लीडरशिप की नाकामी है, वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या आपकी कारोबारी लीडरशिप हो। मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है कि ये क्यों हुआ, इसलिए इन पे अब भारी जिम्मेदारी है कि ये इसके लिए अपने आप को शहर के लिए हाई कोर्ट बेंच चाहिए, इस शहर को करें ना जी कोशिश। अच्छा राना साहब, मैं इसी के अंदर इसी सवाल के जवाब के अंदर एक और सवाल ऐड कर लें कि राजा रियाज के मुकाबले में अब साहिबजादा हामिद रज़ा विन कर गए, तो आपको लगता है कि अपोजिशन लीडर का प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं, तो अब इनका हक है, पार्टी को देना चाहिए, जो पार्टी चेयरमैन है उसको देना चाहिए, ताकि वो एक राजा रियाज को पैगाम जा सकेगा और सर फैसलाबाद को कुछ मिल जाएगा इसी बात। देखिए, आपने बिलाल बड़ी खूबसूरत बात कह दी है और होनी भी चाहिए। एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड बनती है वो तो यही है। तो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसके लीडर हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्हें अब अपोजिशन लीडर का जो डेजिग्नेशन है वो मिलना चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा मेरे शहर को होना चाहिए। किसी बंदे ने ये बैठे डिबेट करें क्या दिया इन लोगों ने शहर को, क्या दिया। ये हमारे लॉ मिनिस्टर रहे हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, राना सनाउल्लाह साहब 10 साल लॉ मिनिस्टर पंजाब के रहे हैं, लेकिन वो अपना शहर को हाई कोर्ट बेंच नहीं दे सके। यहाँ कोई फ्लाई ओवर नहीं है, अंडर पासेस नहीं है, शहर में मीठा पानी पूरे शहर को सप्लाई नहीं है, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें आपकी टूटी हुई हैं। यहाँ 2 हॉस्पिटल नए बनने चाहिए थे, आपने पुराने को तोड़ फोड़ शुरू कर दी है और 6 महीने से वो बंद पड़ा है। तो अभी ये जो एक ब्रिज बन रहा था वो जुमरे वाला, उसके फंड्स इन्होंने रोक दिए हैं। तो ये शहर तो मसाइलस्तान बना हुआ है। तो इसके लिए अगर कोई पहला नंबर के उन्हें ये दें अपोजिशन लीडर वाला, और फिर वो अपना किरदार अदा करें। देखें, एक है आप पाकिस्तान के लिए कि आप पाकिस्तान पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर हो, आप एक हल्के के नहीं हो। एक तो वो आपने किरदार अदा करना है कि एक मजबूत अपोजिशन हो जो गलत कामों से रोके। इनका पहली गलती, उसका खमियाजा कौम ने भुगता। ये आखिरी दिनों में जो इन्होंने 69 बिल पास किए, एक भी अवामी नहीं था, वो सारे ज़ाती थे सारे। तो अब कम से कम ये होगा कि ये ज़ाती बिलिंग जो है, ज़ाती अनफरादी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम वो कौमी लेवल की चीज़ें होंगी, उस पर लोगों को अब तवक्कुआत हमें करनी चाहिए कि ये मिल बैठ के अगर जो भी हुकूमत आए। देखें, कारोबार आपका है नहीं है, 20 से 25 बिलियन डॉलर की आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और पिछले कई दहाइयों से वहाँ रुके हुए हो। आप बांग्लादेश, इंडिया, चाइना से बहुत पीछे रह गए हो, बल्कि आप तो अफगानिस्तान से पीछे रह गए हो। तो इसके लिए हमें सब मिल के अब भी मैं कहता हूँ कि सारे लोग तौबा कर लें, सारे लोग इस बात पे आ जाएं कि यार ये पाकिस्तान होगा तो आप हुक्मरानी करोगे। हमने तो हम तो ये छोटे मोटे ये यहाँ रह जाएंगे, पार्टिसिपेशन करते हैं कि चलो हम इनको बताएं कि हम यहाँ खड़े तो हैं। सिर्फ ये नहीं है, हम जमात इस्लामी ने एक रोल प्ले किया है, उन्हें बताया कि हम जमात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसे पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए ताकि लोगों के लिए एक चॉइस ज़रूर आप बने। अब लोग जिसको पसंद करते हैं उसका मेरा ख्याल है उसको हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसील के साथ उन्होंने चीज़ें अपने सामने रखी कि जमात इस्लामी से ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं मजलिस शूरा के अंदर, उन्होंने रखा कि क्या मसाइल थे जो तहरीक इंसाफ के साथ बातें तय नहीं हुई, और एक दूसरी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उस पर भी हम आने वाले दिनों में जो उनके वाइस चेयरमैन जो चेयरमैन हैं उनको प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। और चीज़ें सामने रखने का मकसद है कि शहर फैसलाबाद की जमात एक मजहबी सियासी जमात को सारा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो इसको कैसे इस शहर के लिए भी कैश करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सिटी सदर भी हैं, साबिक MPA भी हैं, शेख एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, इसमें सियासी सूरत हाल बड़ी हो रही है, लेकिन अजीब व गरीब है, सारी पार्टियां, आपकी जमात भी वफाक की तरफ जाने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने सूबे को लेने के लिए तैयार हैं, जहाँ जहाँ से विनिंग पोजीशन में है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि हम 180 सीटें जीते हैं, लेकिन इक़्तिदार के अंदर नहीं आना चाहते। 2/3 अक्सरियत वो क्लेम कर रहे हैं लेकिन आना चाह रहे। ये वजह क्या है कि आप खुद पार्लियामेंट के अंदर रहे हैं, हालात वाक़यात देखते रहे हैं, मुतादिब मेंबर पार्लियामेंट रहे, क्या बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है कि इतना बहुत ख़तरनाक ख्वाब नज़र आ रही है चीज़ें आगे कि कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें अगर तो पहले पीटीआई की बात कर ली जाए कि जो वो कहते हैं कि हमारे पास 180 सीटें, अच्छा वो तो ऐसी है ना, वो बंदा कहता है जी मैं ख्वाब देखा तो मेरा बॉन्ड निकला है तो मैं पैसे गिर रहा तो आँख खुल गई मेरी, तो उनकी आँख अचानक खुल गई है। अगर उनको कोई एतराज़ है, हमारा असल में एक स्टेट ऑफ माइंड बन गया कि जहाँ से हम जीते हैं वहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है और जहाँ से हम हारे हैं वहाँ पे जो है वो दाखिल ठीक हो गया। ये एक हमने ज़हन बना लिया। दूसरी बात आ गई आपकी, बड़ा अहम सवाल है और ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि जी वफाक में क्यों रिलेक्टेंट है जाने के लिए। देखिए आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मुझे कौम ने मैंडेट दिया यानी सादा अक्सरियत दी तो फिर मैं वहाँ पे जाके तो डिलीवर करूँगा और कौम की खिदमत करूँगा। मियां साहब का अपना एक स्टेचर है, उनका अपना एक प्रोफाइल है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो 3 अदवार हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, उनको अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकाल दे तो फिर खंडर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और काम और काम, वो उनकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप 20 दफ़ा आप टीवी चैनल पे दिखा चुके हैं। अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली वो स्प्लिट मैंडेट आया तो उन्होंने पार्टी ने फिर फैसला किया और आपको याद होगा कि हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, जो अब एक्सपेक्टेड हमारे कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जी मैं दावत देता हूं कि जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी है तो वो आए, हुकूमत बनाए, हम उनका साथ देंगे। लेकिन अब कोई सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास आ नहीं सकी। इसके बावजूद हम देखें जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुश्किल वक़्त है मुल्क के ऊपर, और स्पेशली जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, प्राइस हाइक 1.5 साल पहले भी जब हमने गवर्नमेंट की थी तो पॉपुलर जो बात थी हमारी अपनी सफ़ों के अंदर, हमारी अपनी जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो यही था कि गवर्नमेंट हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रियासत बचाने के लिए सियासत जो है अपनी दाव पे लगाई और सबको पता है उसके नतायज आप देखें कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें लोगों ने अपना भड़ास और गुस्सा निकाला है बिजली के बिलों के ऊपर, सुई गैस के बिलों के ऊपर, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों के ऊपर। तो इस वजह से लोग रिलेक्टेंट हैं और हमने देखे पीपल्स पार्टी को कहा है कि जी आप आए और आके तो हमारे साथ बैठे। अब ये तो नहीं हो सकता, वो क्या कहते हैं कि खान पीन नूं भाग भरी तो धौन पढ़ाने जुम्मा, यानी जुम्मे हम अपने लें तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करके तो कहें जी हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, ए जनाब ये तो मलबा सारा शहबाज शरीफ उठाएंगे। अच्छा शेख साहब, आप बड़े आउटस्पोकन हैं, तर्जुमानी भी करते हैं नून लीग की। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं, इस पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन जिनको टिकट्स दिए मुंतखब हुए हैं वो आउटस्पोकन लोग भी आए हैं, जिसमें अच्छे अच्छे नाम हैं, रना आफ्ताब हैं, असद महमूद खां हैं, शेख शाहिद जवेद हैं, अली सरफराज हैं, अच्छे नाम आए हैं। आप भी अपनी जमात की तरफ से बड़े आउटस्पोकन थे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून में ये कमी नहीं देखी कि जो आप लोगों के काम थे वो कहीं 16 माह के नीचे दब गए, जबकि उनके 3.5 साल इतने ज़्यादा नाकिस रहे, लेकिन फिर भी वो किसी को नज़र नहीं आए, सारा मलबा आप लोगों के ऊपर नज़र डला और आप लोग अपनी जो कारकर्दगी थी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए आवाम तक। हमने भी काम करके दिखाया, हमने ज़्यादा बेहतर किया है, कामों के ऊपर जाएँ तो आवाम आपके साथ खड़ी होती, लेकिन कहीं ना कहीं नून लीग सोशल मीडिया पर नाकाम रही और बहुत सारी हमने देखा कि उसमें आवाम आपके साथ इंटैक्ट नहीं हो पाई। ये आपका इसके ऊपर मैं समझता हूँ हकीकत पसंदी से अगर इसको रिस्पॉन्ड किया जाए तो जो सोशल मीडिया का उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था पीटीआई ने, ये हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने वो तमाम मॉडर्न जो उनके टूल्स थे, वो टेक्निक्स थी वो यूज़ की, और हम में और उनमें फ़र्क ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो सेल्फ मेड है, हम खुद से चलाते हैं। उनका जो सोशल मीडिया है वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर बेस्ड है।
और वो फिर जो ट्रेंड लेके आए उन्होंने सोच लिया कि हम कौम से झूठ इतना तवातर के साथ बोले कि वो सच लगने लगे, और उन्होंने वो बोला और उसमें वो कामयाब रहे। इसमें बात फिर वही आ जाती है कि इमरान खान का जुडिशल लॉकअप में होना, हमारे आपको पता है पंजाब का और पाकिस्तान का एक अमूमी ट्रेंड है कि जो बंदा सुलाखों के पीछे होता है उनके साथ खाम खा की हमदर्दी हो जाती है, चाहे उसने घड़ी चोरी की हो, चाहे उसने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया हो, चाहे उसके ऊपर साइफर जो है उसका केस हो, चाहे उसके ऊपर इस्टेब्लिश जो एविडेंस के तहत उसको अंदर किया गया हो, लेकिन ज़हन ये होता है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। एक तो उन्होंने वो अपना बयानिया बनाया, और दूसरा जो है वो फिर वही बात है, मल्टीपल रीज़न है, प्राइस हाइक है, 1.5 साल की वो है, लेकिन उससे पहले हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी, बड़ी जल्दी लोग जो है वो भूल जाते हैं। 15 दिन यानी 4 दिन पहले एक वाक़या होता है, 5वें दिन जो है वो हम गप्पे लगा रहे होते हैं और ऊंची आवाज़ में हमने रिकॉर्ड्स भी लगाए होते हैं, ऊंची आवाज़ में हम हंस भी रहे होते हैं। 3 दिन पहले हमारे हमसायों में फौतगी हुई होती है, उनका हमें कोई ख्याल नहीं होता। ये एक इज्तिमाई मजाज है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि इन मारूजी हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, पीपल्स पार्टी को या बाकी को, मैं देखिए पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है। हम उसमें आज़ाद हैसियत में सांस ले रहे हैं, वो हमारा जो है वो वतन है, और वतन सबको अजीज़ होता है। पॉलिटिकल जमातों को चाहिए कि वो अपना इनपुट दें इसमें और मैक्सिमम अपनी एफर्ट करें, अपने जो ज़ाती अना है, ज़ाती जो मफाद है, उनसे ज़रा ऊपर होके पाकिस्तान का सोचें। शेख साहब थोड़ा सा लोकली आएंगे, पार्टी ने आपसे वजूहात पूछी, तो कोई वजह हमारे साथ भी शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। अंदर की कहानी के नून लीग ने इतनी बड़ी शिकस्त देखी, बिलाशुबा आप उसके बाद हमें मुयस्सर नहीं आए, वैसे आप दोबारा मुयस्सर आए हैं, तो क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ी नाकामी है? मैं तो डॉक्टर साहब हर वक्त मुयस्सर नहीं, मैं वैसे क्योंकि वो मुलाकात का और इंटरव्यू का मौका मैं कह रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा कॉल आई थी आपके ऑफिस से, तो आई वॉज इन लाहौर, इस वजह से मैं आउट स्टेशन था। अभी कल मुझे रब्ता हुआ तो मैं हाज़िर हो गया। बात यह है कि वो जो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी पार्टी के अंदर की कॉन्फिडेंशियल हो गई, ठीक है ना, वो दैट इज़ बिटवीन मी एंड माई लीडरशिप, और बाकी अमूमी वही चीज़ें वही अहम है जो आप बताना चाहते हैं। तो वो उसमें कई चीज़ें हैं ऐसी, मिसाल के तौर कुछ पे फर्द भी मुलव्वस हैं, कसूरवार हैं? नहीं, मेरा नहीं नाम नहीं मैं लूँगा, कुछ लोग भी होंगे, मैं नहीं समझता, लेकिन उसमें आप समझ लें 2-3 चीज़ें मोटी मोटी ये हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जो है वो डेड वुड को निकालना होगा, हमें यंग ब्लड, बहुत बड़ी बात की है, यंग ब्लड जो है वो इंडक्ट करना होगा। कई सीटें हमारी ऐसी भी हैं वो देख के लोग जो है ना वो फिर थक गए, और फिर वो जब पॉलिटिकली चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि उनका कैंडिडेट कैसा है और हमारा कैंडिडेट कैसा है। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है उससे बाहर आना होगा, सही, और वो इकदाम उठाने होंगे पार्टी के अंदर कि जिसके ऊपर जो है वो यानी लोग अट्रैक्ट हों। पैसे की सियासत का भी रोकथाम मेरा बहुत ज़रूरी है टिकटों में। हाँ, बस ये ना देखें 10 लोग टिकटों की लाइन में लगे हैं, ज़्यादा फंड कौन दे देता है? मेरे ख्याल में लोगों की बजाय शख्सियात और करैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी पड़ गया अब। हाँ नहीं, ये बात आपकी ठीक है, बाज़ जगहों पे ऐसा हुआ है कि ये तासर गया है कि जी किसी को डिप्राइव किया गया, और जो बंदा जिसने टिकट ली है कहीं से भी ली है तो शायद वो उसमें ये एलिमेंट था, इसमें हो सकता है कोई और भी एलिमेंट्स हों। शेख एजाज साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी टिकट के ऊपर जाके, आप पार्टी सिटी सदर भी हैं और बड़ी पुरानी रफ़ाकत है। नवाज साहब को आपकी जो मेज़बानी है वो पसंद है, आपके हुनर बहुत सारे उनको अच्छे लगते हैं, आउटस्पोकन भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं। तो अब मरीम नवाज साहिबा जब आएंगी वज़ीर आला के तौर पर, जो मुमकिन तौर पर भी वो नज़र आ रही हैं, तो पार्टी आपकी वफा के लिए आपको कुछ ओहदा तो नवाज सकती है, तो उसके हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि लाहौर के चक्कर तो लगना शुरू हो चुके हैं आप। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, लाहौर तो मैं शादी पे गया था और बाकी मुझे शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बुलाया था, तो याद होने का जो लिख के देना, जब टिकट का इशू हुआ था, तो वो माशाल्लाह हमारी लीडरशिप बड़ी इस हवाले से यानी बड़ी फराग दिल भी है और बड़ी विजिलेंट भी है अपने वर्करों को लेके। तो मुझे देखे, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, मैंने 32 साल अपनी ज़िंदगी के पार्टी को दिए। अगर पार्टी समझेगी इस काबिल
कि जी मैं फ़लाँ जगह के ऊपर मौजू हूँ और मैं उस पर खिदमत कर सकता हूँ लोगों की और पार्टी की डिलीवर कर सकता हूँ, तो वो मैं अपनी सर्विसेज देने को तैयार लेकिन हूँ। मैं एक ज़रा बिल्कुल गैर जानिबदाराना सवाल पूछता हूँ कि शहर फैसलाबाद के अंदर कोई नशिस्त नहीं है, तो जब देखा जाएगा इस शहर को नुमाइंदगी देने के लिए तो उन्हीं का नाम आना नहीं चाहिए जिन्होंने वफा की है? हाँ, ये तो वैसे एक सेट प्रिंसिपल है कि जिन लोगों को टिकट से वार्ड हुए उन्होंने तो जो है वो oblige हो गए एक दफ़ा। उन्होंने जो खिदमत करवानी थी करवा ली है। अच्छा, अब वो चूँकि क्लिक ना कर सके अनफॉर्चुनेटली, तो देखे ना, फर्ज करें अब राणा सनाउल्लाह साहब हार गए हैं, वो 8-9 दफ़ा जीते, तो उनका जो पोर्टफोलियोज़ रहे हैं उनके पास और उनका जो तजर्बा है और जितने वो जुर्रत के साथ उन्होंने पार्टी का साथ दिया हमेशा, अगर पार्टी उनको यानी ओबलाइज करती है और पार्टी समझती है कि उनको हमें लेके जाना चाहिए मरकज़ में या सूबे में, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चॉइस होंगी। और दूसरी बात रह गई मेरी ज़ात की हद तक या उन लोगों की जिनको टिकट नहीं मिले और उन्होंने पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है डॉक्टर साहब कि वफा का बदला हमेशा वफा ही होती है। और अगर मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि पार्टी के पास मेरा प्रोफाइल मौजूद है, मेरी खिदमात मौजूद है, मेरी पार्टी के साथ जो लॉयल्टी मौजूद है, इसके ऊपर अगर वो समझेंगे तो मैं पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम देने के लिए हाज़िर हूँ। अगर पार्टी समझेगी कि नहीं फैसलाबाद में मिस्टर फलान जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू शेख एजाज बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो पार्टी उनको कोई यानी जिम्मेदारी सौंपे, हम सारे मिलके इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया शेख एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफा की एंड पे फिर वफा बात करके बड़े खूबसूरत हमारे दोस्त भी हैं, इन्होंने कहा जी फिर से वफा की भी अगर इम्तिहान लिया जाएगा तो वफा पे खड़ा नज़र आऊँगा कि पार्टी जिसको भी मुंतखब करेगी, लेकिन मैं प्रोग्राम के एंड पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे अपने वर्कर्स को प्रमोट किया है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून को बहुत अशद ज़रूरत है कि निचली सतह से दोबारा से अपनी तंजीम के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ों को है बिल्डअप किया जाए ताकि आवाम के साथ इंटरेक्शन और ख़ास तौर पे वो लीडर जो आवाम के साथ अवामी राब्ते रखते हैं उनको लेके आया जाए। जहाज़ और चार्टर्ड फ़्लाइटें तो सारे करवा के दे देते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत आवाम की है और ताकत की पर्ची आवाम के हाथ में है, सरचश्मा आवाम है, तो उसको तस्लीम भी किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।